नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पश्चिम बंगाल की सबसे पहले बात, पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को नोटिस जारी किया गया। मेनका को कोयला मामले में पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया गया, जहां जांच एजेंसी के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को सीबीआई के नोटिस पर उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। टीएमसी ने चेतावनी दी कि वो इन छापों से डरने वाली नहीं है और उसे भरोसा है कि वोटिंग के दौरान लोग इसका सही जवाब देंगे। कोयला तस्करी मामले में आज सीबीआई अभिषेक बनर्जी की पत्नी की बहन मेनका गंभीर से पूछताछ होगी। ये पूछताछ सुबह 11 बजे मेनका गंभीर के घर पर ही होगी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा और उनकी बहन मेनका को कल सीबीआई ने पूछताछ का नोटिस दिया था और ये बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को जल्द ही दूसरा नोटिस भी भेजा जाएगा। अभिषेक बनर्जी की पत्नी को कल ही कोयला तस्करी मामले की जांच में शामिल होने को कहा गया। सीबीआई ने कोयला तस्करी घोटाले के मामले में नवंबर 2020 में पहली एफआईआर दर्ज की थी। बीते एक हफ्ते के दौरान सीबीआई ने मामले की जांच तेज की। शुक्रवार को ही सीबीआई ने बंगाल के 4 जिलों में 13 जगहों पर छापेमारी भी की थी। देखिए, सीबीआई का काम कर रहा है, ऐसे इसमें कुछ राजनीति नहीं है। तृणमूल को पता है, क्योंकि जब 2016 में उन्होंने लड़ा था, उस टाइम में भी शारदा नाडा हुआ था। उस टाइम में भी जब इसका पूरा इंक्वायरी चल रहा था, उस टाइम में बोला था नहीं इसमें कुछ है। ममता बनर्जी उस टाइम में भी स्वीकार किया था, जो चोरी किया है उसको अभी टिकट उन्होंने नहीं देंगे। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं हमारे साथ। बंगाल के हुगली से अमित पांडे इस वक्त साथ हैं, कोलकाता से आशिका सिंह हमारे साथ हैं, साथ ही साथ दिल्ली से नीतीश कुमार हमारे साथ होंगे। जल्दी से पहले पूरा मामला क्या है और किस तरीके से अब सीबीआई जांच कर रही है वो समझ लेते हैं। जल्दी से रुक पहले आशिका का। आशिका, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये वो उपहार अपार्टमेंट है जहां आज 11 बजे मेनका गंभीर से पूछताछ करने के लिए सीबीआई की टीम यहां पर आएगी। इसके साथ इसका जो बैकग्राउंड है मैं आपको बता दूं, अभिषेक बनर्जी के घर कल जब सीबीआई की टीम पहुंची थी, एक नोटिस लेकर पहुंची थी और उन्होंने ये आरोप जो कोयला तस्करी का मामला है उस मामले में ये नोटिस दिया है, पूछताछ करना चाह रही थी। कल ये नोटिस रुजिरा बनर्जी घर पर नहीं थी, हालांकि उनको फिर भी दिया गया और संभव है कि इसके बाद सीबीआई की तरफ से फिर से आज या कल में नोटिस एक और जारी किया जाए और लगातार जब तक रुजिरा साथ नहीं देती हैं, सामने नहीं आती हैं, तब तक उनको नोटिस दिया जाएगा। और इस बीच मैं आपको ये बता दूं कि एक नाम जो सबसे बड़ा उठकर सामने आ रहा है, अनूप माझी लाला और विनय मिश्रा। अनूप माझी लाला, नीरज, विनय मिश्रा, ये वो नाम है जो एक ट्रेल के थ्रू शेल कंपनी तक उनके पैसे, कोयले के पैसे जाते थे, जिसके थ्रू कई विदेशी अकाउंट, जो कि आरोप लग रहे हैं, सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि बैंकॉक, थाईलैंड और लंदन के कुछ बैंक अकाउंट्स हैं और जो लंदन के बैंक अकाउंट्स हैं उस मामले में पूछताछ आज मेनका गंभीर से होगी। तीखे सवालों का सामना उनको करना पड़ेगा और ये जो लंदन के और थाईलैंड के अकाउंट है, आरोप ये है कि इनके थ्रू पैसे जो है वो शेल कंपनीज के थ्रू बाहर जा रहे थे और यही आरोप है जिनका सामना अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला को भी करना पड़ सकता है। ठीक है, जर रही है साथ। देखिए, अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी बहन को कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई का नोटिस दिए जाने के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर अपने हमले और तेज कर दिए। टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में आने वाले शुवेंदु अधिकारी ने तो कोयला घोटाले का पैसा अभिषेक के घर जाने का आरोप लगाया है। शुवेंदु अधिकारी ने थाईलैंड बैंक की एक डिपॉजिट स्लिप भी जारी की और दावा किया कि इस स्लिप में रुजिरा नरूला का नाम है, जो कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी है। शुवेंदु का आरोप है कि कोयला और रेत की तस्करी का पैसा थाईलैंड और बैंकॉक भेजा गया। शुवेंदु अधिकारी ने साथ ही ये आरोप भी लगाया कि कोयला घोटाले के मास्टरमाइंड अनूप माझी उर्फ लाला से अभिषेक बनर्जी के घर कमीशन पहुंचता था। ये कोई लालबाग की पुलिस थोड़ी है सीबीआई कि किसी को भी 302 में फंसा देती है, किसी को भी रेप में फंसा देती है, किसी को भी एनडीपीएस में फंसा देती है। लालबाग की पुलिस में और सीबीआई में अंतर है। सीबीआई एक जवाबदार संस्था है, इस देश की वो संस्था है जिसका सारे विश्व के अंदर नाम है।
और इसलिए इसके ऊपर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है टीएमसी के लोगों का। पहले अपना प्रदेश संभालें, अपनी पुलिस को संभालें, अपने ममता जी अपने परिवार के लोगों को संभालें। अमित, यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जो है वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बकायदा स्लिप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए कमीशन पहुंच रहा था। देखिए, बिल्कुल इस पूरे प्रकरण सामने आने के बाद राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। और इससे पहले भी शुभेंदु अधिकारी से जब हमने बात की थी तब उन्होंने जब स्लोगन लॉन्च हुआ था उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए थे। अब इस छापेमारी के बाद उन्होंने बिजनेसमैन के नाम लिए हैं और जहां से फंडिंग होती है उसका भी नाम लिया। तो ये अब जब ये छापेमारी पड़ रही है, जो भी जनसभा होगी, जो भी पब्लिक मीटिंग होगी, जो भी कैंपेन होगा बीजेपी का, उसमें ये इस बात का जिक्र जरूर होगा और बीजेपी इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगी कि हाँ इनके कनेक्शंस हैं और किस तरीके से तृणमूल के पास फंडिंग आती है। भाई लोग हमारे साथ हैं, हम इससे पूछते हैं, ये बताइए भैया कि अभिषेक बनर्जी के यहाँ छापेमारी हुई है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब वामफ्रंट जमाना था बंगाल में तो मानुष इसका चेन चला था, बड़ी बात था। लेकिन ये लोग आके पूरा बंगाल को खा गया। एक डालप देखिए जहाँ पर मीटिंग हो रहा है मोदी जी का, हम लोग कभी सपने में नहीं सोचा था कोई प्रधानमंत्री डालप में 98 में बंद हुआ था। नहीं, ये ठीक है, यहाँ की इम्पोर्टेंस ठीक है, उनके यहाँ छापेमारी पड़ी है, आप कैसे देखते हैं? तो हकीकत है, कुछ दिन पहले उसका सोना उसका बीबी पकड़ा गया था, वहाँ से जमीन लेकर आया। कैला केलेंकारी में 36 लाख करके महीना में घुसता है, पूरा दिखाया गया है। हर महीना शुभेंदु दा बोला है। देखिए, ये जाहिर सी बात है, बीजेपी के कार्यकर्ता और जो इनके शीर्ष नेता जो बोल रहे हैं वो पार्टी लाइन ये फॉलो कर रहे हैं और इनका ये भी उसी तरीके की बात कर रहे हैं। तो मतलब साफ है कि बिसात बिछ चुकी है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वही तृणमूल इसको लेकर एक तरीके से सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेगी और कहेगी सरकारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। हम इनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए, कल अभिषेक बनर्जी क्या जो छापेमारी हुई है, अब तृणमूल कह रहा है कि सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है। नहीं, देखिए, आज इस जनसभा में इतने लोग होंगे, इसमें पता चलेगा अभिषेक बंदोपाध्याय को कि आज बंगला का हाल क्या है। सिंगूर का जो फैक्ट्री होने का बात था वो वामफ्रंट जमाने का जो टाइम पे तृणमूल और वामफ्रंट में मिलकर वो पूरा बर्बाद कर दिया। हम ठीक है, पीएम मोदी के ठीक है, हमें जरा रहिए साथ। देखिए, इस बीच अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद ममता बनर्जी ने जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के डराने से वो डरने वाली नहीं। আর আমি তো শুনেছি কখনো কখনো বলছে দিল্লির কোনো কোনো নেতা বাঙালিদের মেরুদণ্ড কি করে ভেঙে দিতে হয় আমরা জানি। আমি বলি আসুন না একটু চেষ্টা করে দেখুন না। অনেকবার তো ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আজও করছেন। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। तो अब बड़ा सवाल ये है कि अब इसको लेकर सियासत खड़ा हो गया और इसको लेकर ममता बनर्जी जो है वो सीधे सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि सरकारी मशीनरी की गलत इस्तेमाल दरअसल बीजेपी कर रही है और ये जांच हो रही है और इस जांच से टीएमसी डरने वाली नहीं है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, श्रीनगर में बम की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, नौगाम में बम मिलने की खबर। आसपास फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई, पूरे इलाके को सील किया गया है, पूरी पैनी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें सीसीटीवी कैमरे जो हैं उन्हें भी चेक किया जा रहा है। श्रीनगर में बम की खबर मिली है, बड़ी खबर इस वक्त की, और ये बम नौगांव में मिला। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, पूरे इलाके को पहले प्राथमिक तौर पर सील किया गया है और ये जानकारी मिल रही है कि एक बैग है और उसी बैग में ये बम मौजूद है। वहां बम निरोधक दस्ता भी इस वक्त मौजूद है। श्रीनगर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नौगांव में बम मिलने की खबर सामने आई, जिसके बाद अब पूरे इलाके को सील किया गया है और वहां बम निरोधक दस्ता मौजूद है और कोशिश उसकी है कि क्या कोई और आसपास बम तो नहीं, उसकी जांच भी हो रही है और साथ ही साथ उस बम को डिफ्यूज करने की कोशिश भी इस वक्त हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है श्रीनगर से, जहां नौगांव में बम मिलने से हड़कंप मच गया, पूरे इलाके को सील किया गया है और प्राथमिकता ये कि ये बम जो है उसे डिफ्यूज किया जाए। रिफत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। रिफत, देखिए अर्पिता, ये कैनीहमा इलाका है, ये नौगांव के साथ में पड़ता है, हालांकि थोड़ा सा दूर है हाईवे से, और वहां पे एक बैग मिला है
हालांकि अभी ये पता नहीं है कि क्या इसमें कुछ एक्सक्लूसिव है, आईईडी है, लेकिन क्योंकि सस्पेक्टेड था सारा, इस वजह से वहां पे बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो पहुंच रहा है और इस बीच जो है उस रोड पे ट्रैफिक को रोक दिया गया है। अब वहां पे पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी जा रही है बम डिस्पोजल स्क्वाड लेके, और अगर वहां पे आईडी होगी तो उसको डिफ्यूज किया जाएगा। तो अगर इसमें वाकई आईडी होगी तो ये इसीलिए रखी गई होगी ताकि सुरक्षा बलों को कहीं पे निशाना बनाया जाए, तो फिर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी ट्रेजेडी को एवर्ट कर दिया गया है, बचा दिया गया है इस हमले को। लेकिन अभी बैग जो है खोला नहीं गया है, अभी जो है बाकी तहकीकात की जा रही है। जो ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड इसको डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा तो फिर पता चल पाएगा कि इसमें कौन सा एक्सप्लोसिव मटेरियल था। ठीक है रिफत, आप नजर बनाए रखिए। एक बार फिर से लौट रहे हैं बंगाल की खबर पर, जहां पर देखिए सियासी पारा चढ़ चुका है। जहां एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो है वो निशाने पर ले रही है। दरअसल अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद ममता बनर्जी ने जवाब दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को हम लोगों को डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो डरने वाली नहीं। আর আমি তো শুনেছি কখনো কখনো বলছে দিল্লির কোনো নেতা বাঙালিদের মেরুদণ্ড কি করে ভেঙে দিতে হয় আমরা জানি। আমি বলি আসুন না একটু চেষ্টা করে দেখুন না। অনেকবার তো ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আজও করছেন। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। नीतीश देखिए इसी के साथ सियासी पारा चढ़ना भी तय था, जहां एक तरफ टीएमसी ये जवाब दे रही है कि वो डराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन डरने वाले वो नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक बड़ा मुद्दा अब इसको चुनावी रैलियों में भी बनाएगी। जी देखिए, अगर आप बात करें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, सीबीआई की, तो सीबीआई तथ्यों के आधार पर काम करती है। बंगाल की जहां तक बात है, शारदा स्कैम हुआ, उसमें भी काफ़ी बवाल मचा, सियासी पारा काफ़ी चढ़ा, कई टीएमसी के नेता जो है उसमें जेल गए। और इस बार भी अभी जो ईस्टर्न कोल फील्ड से के जो कुछ माइंस हैं उसमें इलीगल माइनिंग और उसके बाद कोयले की थेफ्ट का, तस्करी का जो मामला आया है, उसमें जब सीबीआई ने जांच की नवंबर 2020 में एफआईआर दर्ज करके, तो पता चला कि जो लोकल कोल माफिया हैं, अनूप मांझी जिसको लाला के नाम से जाना जाता है, उसी तरह जयदेव मंडल है जो कोल माफिया है, इन सब से टीएमसी नेताओं के संपर्क हैं और इन्हीं की टीएमसी नेताओं के शह पर आरोप है कि ये लोग इस तरह का काम करते हैं और इसके एवज में पैसा टीएमसी नेताओं को दिया जाता है। और वो पैसा विनय मिश्रा जो एब्सकॉन कर रहे हैं यूथ टीएमसी के लीडर, उनके ज़रिए अभिषेक बनर्जी के परिवार तक पहुंचता है, ये बीजेपी आरोप लगाती रही है। तो उसी क्रम में ये अब अभिषेक बनर्जी के परिवार तक सीबीआई की जांच जा पहुंची है और उसमें अभिषेक बनर्जी की जो पत्नी है रुजिरा नरूला, उनके घर पर सीबीआई कल नोटिस देने गई थी। सीबीआई को शक है उनके बैंक अकाउंट की जब जांच की गई तो 2 बैंक अकाउंट, एक लंदन में, एक थाईलैंड के बैंक में पाए गए। बिल्कुल, देखिए अब जांच अपनी तरह से आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर अब सियासी पारा भी इससे चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप सब रहिए जरा सा, देखिए पश्चिम बंगाल की सियासत अब एक ऐसी धुरी के इर्द गिर्द घूमने लगी है जहाँ सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही नहीं बल्कि पुराने जख्म भी टीएमसी के लिए नासूर का काम कर रहे हैं। खबर अभिषेक बनर्जी के परिवार को मिले सीबीआई के उस नोटिस से ये जुड़ी जिससे उनकी पत्नी और पत्नी की बहन के नाम पर जारी किया गया। ये नोटिस बंगाल के चर्चित कोयला तस्करी कांड से जुड़ा है, जिसने बीजेपी को ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का मौका दे दिया। चुनाव से पहले फिर बढ़ी ममता की मुसीबत। टीएमसी के दरवाजे तक पहुंची कोयला घोटाले की जांच। हजारों करोड़ के घोटाले पर टीएमसी को घेरने में जुटी बीजेपी। भवानीपुर इलाके के शांति निकेतन में इस वक्त एक अजीब सी अशांति पसर गई है। शांति निकेतन कोलकाता का इलाका नहीं, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बंगले का नाम है। चुनावों से ठीक पहले टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इसी घर पर सीबीआई की दस्तक ने टीएमसी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। कोयला घोटाले की तपिश ने अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार को घेर लिया है।
अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम पहुंची थी और उनके पत्नी के नाम पर नोटिस दिया है। कोयला घोटाले से जुड़े मामले को लेकर सीबीआई की करीब 10 से 15 टीम के सदस्य आए थे और इसी निवास पर गए थे और उन्होंने नोटिस दिया था और पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया था। इसके बाद नोटिस में ये बात का जिक्र है कि उनकी पत्नी आए और पूछताछ में शामिल हो। इसके अलावा जो अन्य बातें उसमें कही गई हैं कि जो पिछले कई दिनों से कोयला घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी का दौर जारी है, उसको लेकर सीबीआई की टीम को अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ करनी है। कोयला तस्करी केस में अभिषेक बनर्जी और उनका परिवार भी सीबीआई और ईडी के रडार पर है। इसी कड़ी में रविवार दोपहर करीब 2 बजे सीबीआई की टीम लाव लश्कर के साथ अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई, जहां अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया। साथ ही रुजिरा की बहन और अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को भी सीबीआई ने नोटिस दिया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को शक है कि रुजिरा बनर्जी के लंदन और थाईलैंड के 2 खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। इतना ही नहीं, सीबीआई को यह भी शक है कि यह पैसा कोयला माफिया ने रुजिरा के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। इस नोटिस से तिलमिलाए अभिषेक बनर्जी का करीब 2.25 घंटे बाद ट्विटर पर जवाब आया, जिसमें उन्होंने सीबीआई की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर डरने वाले नहीं हैं। 2 बजे सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम एक नोटिस भेजा। हमें कानून पर पूरा भरोसा है, फिर भी अगर उन्हें लगता है कि वो इस चाल से हमें डरा लेंगे तो वो गलत फहमी में है। हम उनमें से नहीं हैं जो घुटने टेक देंगे। उधर सीबीआई से घिरे भतीजे को बचाने के लिए खुद ममता बनर्जी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। আর আমি তো শুনেছি কখনো কখনো বলছে দিল্লির কোনো কোনো নেতা বাঙালিদের মেরুদণ্ড কী করে ভেঙে দিতে হয় আমরা জানি। আমি বলি আসুন না একটু চেষ্টা করে দেখুন না। অনেকবার তো ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আজও করছেন। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখিয়ে প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। सीबीआई ने कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले में अभिषेक की पत्नी के खिलाफ ये एक्शन लिया है, इसलिए ये भी समझना जरूरी है कि आखिर कोयला तस्करी से जुड़ा ये मामला है क्या, जिसने चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी और उनके कुनबे की नींद उड़ा दी है। दरअसल कोयला तस्करी से जुड़े मामले की जांच पिछले साल सितंबर से ही शुरू हुई थी। बीजेपी उसी वक्त से टीएमसी पर लगातार आरोप लगाती रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कोयला घोटाले का काला पैसा टीएमसी तक भी पहुंचा। आरोप लग रहा है कि इसका फायदा भाईपो यानी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को हुआ। अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा पर भी सीबीआई छापा डाल चुकी है। विनय मिश्रा उनके खास दोस्त थे और विनय मिश्रा के साथ विदेश गए, ये होटल में रुके हैं। वो सारे तथ्य हमारे पास इनकी पार्टी के लोगों ने हमको दिए। इनकी पार्टी के लोगों ने हमको बताया कि किस प्रकार कोयले का पैसे की वसूली हो रही है और कौन कौन इसको कहाँ कहाँ भेज रहा है। वो हमें भी बताया था, वो सीबीआई को भी बताया होगा। अभिषेक बनर्जी ने विनय मिश्रा समेत 15 युवाओं को महासचिव बनाया था, जबकि टीएमसी ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था और अब सीबीआई अभिषेक बनर्जी के पूरे परिवार से पूछताछ करना चाहती है। 19 फरवरी को भी कोयला घोटाले मामले में पुरुलिया, बांकुरा, कोलकाता में 13 जगहों पर छापेमारी की गई। यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच इस सियासी जंग में अब एक नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई इस कार्रवाई से अब राज्य में राजनीति का दौर है वो और ज़्यादा तल्ख हो जाएगा और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार पर प्रदेश पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगा रही थी। तो अब जो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं वो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाएंगी। वहीं बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े इस मुद्दे को वह जनता के बीच पर ले जाएगी। मतलब साफ है कि इस छापेमारी का बहुत दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। 2017 সালে রবীন্দ্র ভবনের মোড়ে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম কারা কারা কোন গাড়ি দিয়ে কটার সময় কাদের থ্রু দিয়ে
কোন বিনয় মিশ্র কোন সব তো নাম বলে দিয়েছেন। তারপরে তো আমার বিরুদ্ধে কেস হয়েছে, এখনও হচ্ছে, তো মানহানি মামলা হচ্ছে। তো এদের মান নেই, সম্মানও নেই। কাজেই আমার এটাই বলা, রাজনৈতিকভাবে আমরা তো নিশ্চয়ই বলবো এই কথাটা, কিন্তু সেন্ট্রাল এজেন্সি সিবিআই হোক বা ইডি হোক বা এনআইএ হোক, এদেরকে এরা যখন তদন্ত করে তখন তদন্ত করার পেছনে প্রচুর প্রমাণ থাকে, দুই প্রমাণ সহ সেগুলো আদালতে পেশ করতে হয়। चुनावों से ठीक पहले अभिषेक बनर्जी पर सीबीआई का शिकंजा पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी बंगाल की सीएम के भतीजे हैं। मौजूदा वक्त में वो टीएमसी युवा विंग के अध्यक्ष हैं। डायमंड हार्बर से टीएमसी के सांसद हैं। 2019 में अभिषेक बनर्जी ने दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीता। टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। अभिषेक को ममता बनर्जी का सियासी वारिस भी माना जाता है। यही वजह है कि सीबीआई के एक्शन में आने के बाद अभिषेक बनर्जी के घर और आसपास के इलाके को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सीबीआई ने जैसे ही नोटिस दिया है उसके बाद सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर पश्चिम बंगाल पुलिस के लोगों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कोलकाता के भवानीपुर में अभिषेक बनर्जी का घर है, शांति निकेतन इस घर का नाम है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल पुलिस के जो जवान हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। हालांकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है, लेकिन अब जबकि सीबीआई की टीम आधे घंटे तक यहाँ थी और उसके बाद नोटिस देने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई और उसके बाद सीबीआई की टीम गई, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल पुलिस के जवानों की जो मौजूदगी है वो बढ़ाई गई है। और न केवल पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान हैं बल्कि एसटीएफ और इंटेलिजेंस टीम के भी यहाँ पर जवान मौजूद हैं। अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई का ये एक्शन पार्टी को रास नहीं आ रहा है। टीएमसी का साफ कहना है कि पार्टी किसी भी तरह से डरने वाली नहीं है। पहले से तय बेहद निराशाजनक, बीजेपी के सभी सहयोगी उसे छोड़ चुके हैं, इसलिए सीबीआई और ईडी ही साथियों के रूप में बचे हैं। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, हम डरे नहीं हैं। हमें भरोसा है कि लोग वोटिंग के दौरान मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई की इस कार्रवाई ने बीजेपी को टीएमसी पर हमला बोलने का बड़ा मौका दे दिया है। कभी ममता बनर्जी का दायां हाथ माने जाने वाले बीजेपी नेता शिवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर जोरदार हमला बोला है। তার এজেন্সির নিয়ম অনুযায়ী আইন অনুযায়ী করবে, এটা তার সেখানে নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না। কিন্তু এই আসানসোলের মাটিতে দাঁড়িয়ে এখানকার একটা সাদা বাচ্চা 8 থেকে 80 সবাই জানে যে লালা অনুপ মাঝি তার টাকা কারা নিত, ও সেই টাকা যে তোলাবাজ ভাইপোর বাড়িতে গেছে সবাই জানে। এবং আমি তমলুকের একটা সভাতে বলেছিলাম থাইল্যান্ডের ব্যাংককের কাশিকর যে ব্রাঞ্চ সেখানে টাকা জমা পড়তো ভাট। कोयला तस्करी मामले में आरोप है कि अवैध रूप से कई हजार करोड़ के कोयले का न सिर्फ गैर कानूनी खनन किया गया बल्कि बाकायदा एक रैकेट चलाकर उसे ब्लैक मार्केट में बेचा गया। कोयले के इस काले खेल में जिनके हाथ रंगे उन सफेद पोशों में टीएमसी के कई नेताओं पर आरोप है और उसी लिस्ट में एक नाम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी है। यही वजह है कि बीजेपी ने एक बार फिर बंगाल से टीएमसी की विदाई का ऐलान कर दिया है। जितना 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर उफान नहीं था, उससे ज्यादा उफान, उससे ज्यादा उत्साह, उससे ज्यादा खुशी मैं पश्चिम बंगाल की जनता के अंदर देख रहा हूं और कह सकता हूं कि कमल खिलने जा रहा है, भाजपा की सरकार बनने जा रही है और टीएमसी की विदाई होने जा रही है। एक तरफ कोयला घोटाले की जांच में सीबीआई और ईडी सबूतों की तलाश में जुटी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रचार अभियान का काफिला तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बंगाल पहुंच रहे हैं। एक महीने में ये तीसरा मौका है जब पीएम मोदी बंगाल दौरे पर हैं। हल्दिया के बाद हुगली जिले में पीएम मोदी न सिर्फ एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं बल्कि करोड़ों की परियोजनाओं को हरी झंडी भी दिखाने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर हुगली में मेट्रो सेवा के विस्तार को लेकर जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, नवापाड़ा से दक्षिणेश्वर तक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया जाएगा। ये योजना काफी विशेष है।
इस परियोजना से पवित्र काली माता मंदिर तक के सफर में आसानी होगी। ऐसे मंदिर भारत की संस्कृति के जीवंत प्रतीक हैं। आपको इस जानकर खुशी होगी कि बारानगर और नवापाड़ा स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इससे लोगों को मदद मिलेगी। दरअसल हुगली जिले में बीजेपी की दूसरी रैली की भी कई वजहें हैं। पहली वजह यह है कि हुगली में पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा था। 2019 में बीजेपी की लॉकेट चटर्जी ने यहां से लोकसभा की सीट जीती थी। ऐसे में इस जीत को बरकरार रखने की कोशिश में पीएम मोदी की जनसभा को यहां रखा गया है। यहां एशिया की सबसे बड़ी टायर फैक्ट्री भी रही है, जिसे बंद हुए कई साल हो चुके हैं। लिहाजा पीएम मोदी की घोषणाएं यहां के लोगों में बीजेपी के प्रति बड़ी उम्मीद जगा सकती हैं। हालांकि बंगाल की राह बंगाल की चुनौतियों की तरह आसान नहीं है, क्योंकि सत्ताधारी टीएमसी भी अपने रुतबे को बरकरार रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ये बात और है कि मौजूदा दौर में बंगाल में जो बयार बह रही है, उसमें परिवर्तन की लहर जरूर देखी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल और असम के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरान पीएम मोदी दोनों राज्यों को कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी सुबह लगभग 11:30 बजे असम के धेमाजी के सिलापाथर में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल एवं गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम करीब 4:30 बजे पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित और उनका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कालीघाट और दक्षिणेश्वर के 2 विश्व प्रसिद्ध काली मंदिरों को जोड़ने वाली मेट्रो को हरी झंडी भी दिखाएंगे। साथ ही हुगली में पीएम मोदी की एक जनसभा भी होनी है। ये बताइए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितने लोगों के आने की संभावना है? अभी तो ये जो है तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप देख रहे हैं। इसमें तो हुगली वासी तो अपना मन से हृदय से आशीर्वाद देने के लिए मोदी जी को इधर आएगा। अभी तो ये 50-60 हज़ार का जो अभी कैपेसिटी है, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोग आएंगे। क्या आशा करते, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री, किस तरह की आशा है हुगली के वासियों की? खास बंगाल के लिए तो प्रधानमंत्री जी बहुत सारा स्कीम योजना इनागोरेट किया है। रेल का बहुत सारा जो स्कीम है उन्होंने अभी तक इनागोरेट किया है। के बंगाल के लिए, हुगली वासी के लिए, किसान के लिए, लेबर के लिए, जो हमारा जो महिला है, सबके लिए बताएंगे कि सबको पता है कि बंगाल में 10 साल हो गया है, उसके आगे 34 इयर्स चला गया था, कुछ भी नहीं हुआ है। बांग्ला को सोनार बांग्ला करने के लिए प्रधानमंत्री जी वार्ता देंगे। अमित का रुख कर लेते हैं, वो हुगली में है जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अमित, आप वहां पर मौजूद हो, क्या खास तैयारियां देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पर हुगली का डनलप स्टेट ग्राउंड पूरी तरीके से सज चुका है और इस तरीके से लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो लोग हैं, करीब 3:30 बजे के आसपास पीएम मोदी की जनसभा शुरू होगी। इसको लेकर पूरी तैयारी कर दी गई है और ऐतिहासिक मैदान है, पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े ग्राउंड्स में से एक है, डनलप स्टेट ग्राउंड है। और कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते। अभी आप मार्च करते हुए आ रहे थे, क्या उम्मीद है पीएम मोदी के दौरे से? मोदी जी से बहुत सारा उम्मीद है। डनलप बहुत दिन से बंद पड़ा है, बहुत से कार्यकर्ता हैं जो मर चुके हैं, अभी मरने के कगार पे हैं। सब लोग आशा करके बैठे हुए हैं जो मोदी जी उनकी जीवन में कुछ खुशियाँ लाए। यही आशा के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, चल रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मोदी जी आएगा तो भारतवर्ष में पूरा भारतवर्ष में जनसाधारण यहाँ पर आने के लिए तैयार है। मोदी जी इस बंगला के लिए सोनार बंगला बनाएंगे पूरा एकदम, और सारा भारतवर्ष में पूरा डेवलपमेंट होगा ये मोदी जी के हाथ से एकदम। हुगली ये औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण, और यहाँ पर कई फैक्ट्रियाँ खस्ता हालत में। हमने कई स्टोरीज भी की थी पीएम के दौरे को लेकर। अब यहाँ पर पीएम मोदी के दौरे से पहले लोग उत्साहित हैं और उनका ये उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी, तो तमाम कार्यक्रम देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये जब वहां के लोगों से रूबरू होंगे, कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रही है। आप सब रहिए, नजर बनाए रखिएगा। अब जल्दी से बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना की अगर बात करें तो 6,971 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य की ठाकरे सरकार की चिंताएं और बढ़ गई। पिछले 24 घंटे में 40 लोगों की मौत भी हुई। अकेले मुंबई में 921 नए मरीज मिले हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में मुंबई में 2,417 मरीज ठीक भी हुए। राज्य में नए आंकड़ों के साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा
21 लाख के पार हो गया। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से कुल 51,788 लोगों की मौत भी हो चुकी है। क्या आपको लॉकडाउन चाहिए? लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? अरे भाइयों और बहनों, आप जो कह रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसलिए मैं आने वाले कुछ दिन आपसे ये उत्तर अपेक्षित कर रहा हूं। कैसे? मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। देखते हैं येत्या 8 ते 10 दिवसामध्ये किती जणांना लॉकडाऊन हवा आहे, किती जणांना लॉकडाऊन नको आहे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा शेवटी सांगतो, मास्क घाला, लॉकडाऊन टाळा, मास्क पहनिए और लॉकडाउन को ना कहिए। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से ही, जहां खाद्य मंत्री एनसीपी नेता छगन भुजबल को कोरोना हो गया है। छगन भुजबल एनसीपी के बड़े नेता हैं और उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। भुजबल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि पिछले कुछ दिन में उनके संपर्क में आए लोग अपना टेस्ट जरूर करा लें। जहां एक तरफ देखिए ये अपील की जा रही है लोगों से कि वो सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। वहीं एक और बड़ी खबर देखिए महाराष्ट्र से, जहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के। वहां खाद्य मंत्री एनसीपी नेता छगन भुजबल को कोरोना हो गया। छगन भुजबल एनसीपी के बड़े नेता हैं और उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। भुजबल ने बकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और इस ट्वीट में यह अपील भी की कि पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए जो लोग हैं वो भी अपना टेस्ट जरूर करा लें और अगर किसी को कोई सिम्टम नजर आते हैं तो अपने आप को क्वारंटीन भी कर लें। हमारे साथ कुछ खास सहयोगी इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ मुंबई से आशीष दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में मुंबई से ही ज्योत्सना हमारे साथ होंगी और नागपुर से तुषार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से पहले हम अभिषेक का रुख कर लेते हैं, आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, किस तरीके की निर्देश अब सरकार ने दिए हैं? और यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार तो सीधे तौर पर ये कह रही है कि आप तय कीजिए आपको लॉकडाउन चाहिए या आपको लॉकडाउन नहीं चाहिए, लेकिन ये तो लोगों के कदम है जो उनको उठाने। सरकार क्या कदम उठा रही? ठाकरे ने कल नियमों को सख्त करने की बात कही है। लोगों को ये अल्टीमेटम दिया है कि अगले 1 हफ्ते में जो नियम है, दूरी बनाए रखें, हाथ लगातार धोते रहें और मास्क जरूर पहने। मास्क हमारी ढाल है, ये उद्धव ठाकरे ने कहा है। और साफ ही संकेत ये दिए हैं कि लोगों के हाथ में अब जो लॉकडाउन की कमान है वो है। अगले 7 दिनों तक अगर लोग नियमों को पालन करते हैं, मास्क पहनते हैं, तो लॉकडाउन से बचा जा सकता है। वरना सरकार का यह कहना है कि मजबूरन हमें लॉकडाउन करना होगा। इस समय हम खड़े हैं दादर स्टेशन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएमसी के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर खड़े हैं। जो ट्रैवलिंग करने वाले लोग हैं उन्होंने मास्क पहना है या नहीं पहना है ये देखने के लिए यहाँ पर लोग खड़े हैं। और साथ ही में आपको बताना चाहेंगे काफ़ी भीड़ भाड़ का ये समय है, पीक आवर्स इसे कहा जाता है। लोगों की भीड़ यहाँ पर हो रही है। हालांकि लोगों ने मास्क पहने हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मास्क उनके पास होते हुए भी मास्क नहीं पहना था। लोग इसे उद्धव ठाकरे का जो निर्देश है उसे गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अभी फिलहाल जब न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर पहुंची है तब आप आशीष, अगर आप लोगों से बात कर पाएं तो जरा बात कीजिए, वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। तैयार है लोग उसके लिए? जी, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर एक ऐसे शख्स है जिन्हें मास्क लगाने पर बीएमसी ने पकड़ा है। कल मुख्यमंत्री ने यह आह्वान किया था कि मास्क लगाइए, नियमों को पालन कीजिए वरना लॉकडाउन करना पड़ेगा। फिर भी मास्क क्यों नहीं लगाया? नहीं लगाया था, अभी निकल गया। लॉकडाउन होना पड़ेगा। क्या आप आने वाले 1 हफ्ते में नियम पालेंगे? और भी कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक मैडम मौजूद है। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि अगर नियमों को पालन नहीं होता तो मजबूरन सरकार को लॉकडाउन करना पड़ेगा। क्या लोगों की राय?
तो यानी देखिए आशीष, यहाँ लोगों को भले ये सब ना पता हो कि इसका जवाब क्या देना है आपके सवालों का, लेकिन ये जरूर पता होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग ना निभाने से, मास्क ना पहनने से कोरोना जरूर बढ़ेगा और इसीलिए साफ निर्देश दिए गए कि इसका पालन कीजिए, नहीं फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बड़ी खबर इसी वक्त मुंबई से, जहां बीएमसी ने कोरोना पर काबू पाने के लिए 1017 इमारतें सील कर दी हैं, जबकि 68 स्लम इलाके भी सील कर दिए गए हैं। और बड़ी बात तो यह है कि इन सील की गई इमारतों में रहने वाले लोगों की संख्या 2,75,151 है। मतलब ये कि फिलहाल इतने लोगों को इमारत सील रहने तक बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अब कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के नाहूर इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर बीएमसी द्वारा जो है कई इमारतों को सील कर दिया गया है। ये जो तस्वीरों में आपको इमारत दिखाई दे रही है वो वहां पर कोरोना के मरीज पाए जा चुके हैं, जिसकी वजह से बीएमसी ने ये इमारत सील कर दी गई है। बार बार बीएमसी द्वारा और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा जो है लगातार लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि कोरोना के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन किया जाए, लेकिन इसके बावजूद कई लोग जो है वो नियम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ मुंबईकर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि सीएम ने कहीं ना कहीं कहा है कि लोगों की जिम्मेदारी है कि आगे लॉकडाउन करना है कि नहीं। सर, क्या बताना चाहेंगे कि लोग, आपको क्या लगता है, लोग फॉलो कर रहे हैं कोरोना के जो भी नियम गाइडलाइन बताएं? कल जैसे सीएम साहब ने बताया कि कोरोना से हर आदमी ने फॉलो करना चाहिए। अगर महाराष्ट्र के सीएम साहब के कहने पर अगर इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं तो हमें कोरोना में जीत पाना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद उद्धव ने सख्त रुख अपनाया, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मास्क न पहनने पर जुर्माना वसूलने का भी ऐलान किया। मुंबई पुलिस ने बकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि जो भी बिना मास्क के दिखाई देगा उसके 200 रुपए का जुर्माना उससे वसूला जाएगा। मुंबई पुलिस ने ऐलान किया कि बाइक पर बिना हेलमेट होने पर 500 और कार में बिना सीट बेल्ट होने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। ऐसे में घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। इससे पहले 20 फरवरी को मुंबई में बीएमसी ने कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर लोगों से 32 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला था। ज्योत्सना हमारे साथ मौजूद हैं और ज्योत्सना, देखिए तमाम दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, जुर्माना ठोका जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। तो आखिरी विकल्प तो लॉकडाउन ही है। लोग क्या कह रहे हैं, अगर हो तो बात कीजिए। ज्योत्सना, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए कि मुंबई के नाहूर इलाके में इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर इस इमारत में जो है वो इस इमारत में कोरोना के मरीज पाए गए हैं, जिसकी वजह से ये इमारत को सील कर दिया गया है। बीएमसी द्वारा ये बोर्ड लगवा दिया गया है और ठीक इस आप देख सकते हैं इमारत के अंदर भी जो है वो सावधानी बरती जा रही है ताकि कोरोना ना फैले। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ पर इमारत के ठीक सामने जो है, जो यहाँ पर अपना ऑटो लगवाते हैं, उनसे अब लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे कि ये इमारत में यहाँ पर सील कर दिया गया है, कोरोना के मरीज पाए गए हैं, तो कैसे आप सावधानी बरतते हैं, क्योंकि इमारत के सामने ही आपके ऑटो लगते हैं? यही जो है कि मास्क वगैरह लगा के सावधानी बरतते हैं। तो इमारत के अंदर से जो आते हैं वो उसको आप ऑटो में बिठाते हैं? हाँ। तो मतलब आपको नहीं लगता कि इससे मतलब कोई इमारत की तरफ से नहीं बताया गया कि ऑटो थोड़ा दूर लगाइए या फिर जो लोग आते हैं उनको देखते हुए आप बिठाइए, सावधानी बरतते हुए? हमेशा ऑटो यहाँ नहीं रहता है ना, सुबह के टाइम आए 2-4 ऑटो, इसके बाद चले जाते हैं, हमेशा थोड़ी यहाँ रहता है। तो आप देख सकते हैं कि इमारत के ठीक सामने जो है वो ऑटो खड़े रहते हैं, लेकिन इमारत को सील कर दिया गया है। हालांकि सारी सावधानी जो है वो बरती जा रही है। सर, एक बात बताइए कि धंधे पर कितना असर पड़ता है जब यहाँ से जो देखो कुछ लोग जो है वो अभी भी मुंबईकर जो है वो अभी भी सावधानी नहीं बरतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बिल्डिंग के ठीक सामने ऑटो लगवा दिए गए हैं, बिल्डिंग को जो है वो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके बाद बिल्कुल, यानी देखिए अब इमारत सील किए जा रहे हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, जुर्माना लिया जा रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे में लॉकडाउन लगाने की बात सरकार भी मान रही है कि आखिरी रास्ता, आखिरी विकल्प तो उनके पास यही है। वहीं महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच राज्य सरकार ने लोगों के लिए कड़ी हिदायत जारी की है। मुंबई में बीएमसी के मार्शल ही बिना मास्क लगाए लोगों पर कड़ाई करते दिखे तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया कि अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है।
मास्क न लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना। साथ ही अकोल, वर्धा के साथ पुणे और पिपरी चिंचवाड़ में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। तो मुंबई में कोरोना को लेकर शुरू हुई कड़ाई के बीच कल एक शादी समारोह में बीएमसी ने छापेमारी की। बीएमसी के मुताबिक तिलक नगर इलाके में हुए शादी समारोह में कई लोग बिना मास्क लगाए शामिल हुए। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान वहां दिख नहीं रहा था। बीएमसी ने इस मामले में दूल्हा और दुल्हन दोनों के रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तुषार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, नागपुर से हमारे सहयोगी। तुषार, ऐसे में जो शादी समारोह वगैरह हो रहे हैं वहां पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी मास्क लगाकर नहीं पहुंच रहे हैं, सरकार कितनी सख्त है? देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे जो हॉटस्पॉट बना है वो है विदर्भा। नागपुर हो गया, अमरावती जिला हो गया, यवतमाल जिला है। यहाँ का जो संक्रमण रेट है वो महाराष्ट्र के दूसरे जिलों से काफ़ी ज़्यादा है। इसके बावजूद भी जो इसका प्रमुख कारण दिख रहा है, इतनी मात्रा में जो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है लोगों की लापरवाही। अभी भी हम देख सकते हैं कि नागपुर के रास्तों में जो स्थिति है, किस तरह से लोग लापरवाही से घूमते हुए दिख सकते हैं। अगर सामने आप नज़र डालोगे तो एक चाय की नुक्कड़ है, चाय के नुक्कड़ पर लोग चाय पीते हुए बैठे हुए हैं, लेकिन आप अगर देखोगे तो ना तो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, ना ही उनके चेहरे पे या नाक पे मास्क है। तो एक जो प्रमुख कारण है कि लोगों की लापरवाही है, वही कारण से विदर्भा में कोरोना का एक बड़ा हॉटस्पॉट बन के सामने आया है। आज विदर्भा के 4 ऐसे जिले हैं जहां संचारबंदी लागू कर दी गई है। सिर्फ सवेरे 9 बजे से 5 बजे तक ही दुकानें खुली रह सकती है। बात कोरोना से जारी जंग से जुड़ी हुई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन देखिए शुरू हो चुका है, फिर भी हम सबको कुछ सावधानियां बरतनी है। कोरोना से लगातार जंग जारी है, इसके लिए मास्क पहनना जरूरी, बार बार हाथ धोना जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है 2 गज की दूरी। कोरोना से जंग में ये सावधानियां आज भी जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अनोखे बच्चों की इस दुनिया में आपका गाइड और साथी, जो अब बुलाने वाला है आज के यंग जीनियस को। My name is Rishi Shivpri. I live in Bangalore. I am 6 years old. You develop apps. You know science and technology. Why are these vitamins so important? They help in healthy body function. What does vitamin A do? Vitamin A helps you get better eyesight. जब वो 3 साल का था तो उसका इंटरेस्ट टुवर्ड्स साइंस, टेक्नोलॉजी, यूनिवर्स, क्लाउड, we were more surprised to understand, like how he is getting into all these interests. जी. And he used to narrate also. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि सृष्टि में कितने तरह के ग्रीन कलर हैं? 4-5 तरह के। 4-5? हाँ। 10? How many shades of green are there in nature? 255. हमारे आज के दूसरे यंग जीनियस से जब कोई पूछता है कि वो जीनियस क्यों है, तो वो सीधा गोली चला देते हैं। मेरा नाम है अभिनव शाह, मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं 12 साल का हूँ और मैं 10 मीटर एयर राइफल में यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब स्टार्ट करते हैं तो पिस्टल आपका काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है? पिस्टल ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता है, पर राइफल बहुत एक्सपेंसिव रहता है। अच्छा, तो अभिनव, जब भी राइफल की ज़रूरत हो, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, आई विल गेट यू अ न्यू राइफल।